आज हम मनुष्य के आहार नाल के विषय में कुछ अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने भी कार्य करते हैं और इन कार्यों को करने के लिए हमारे पास ऊर्जा कहाँ से आती है। तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में जाके पचता है, अलग अलग पोषकों द्वारा उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं और उससे हमको ऊर्जा मिलती है। जो हम रोटी, दाल, चावल ये जितनी भी चीज़ें खाते हैं ये जटिल रूप में रहती हैं, हमारे शरीर में जाके ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती हैं, ये सरल होती हैं और उनका न्यूट्रिएंट्स हमारे आंतों द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और हमारे रक्त में मिलकर हमको ऊर्जा देता है। तो इसी के विषय में विस्तार में हम पढ़ेंगे। ये मैंने आपके लिए मनुष्य के आहार नाल का चित्र बनाया है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि किस किस प्रोसेस के तहत कितने चरण में हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले इंजेशन, कहने का तात्पर्य है इंजेशन भोजन का अंतर्ग्रहण, जो हम भोजन अपने मुंह द्वारा अंतर्ग्रहण करते हैं। उसके बाद है डाइजेशन, जब हमारे मुंह से ग्रास नली से होकर आमाशय में जाता है भोजन, तब वहाँ उसका पाचन होता है, डाइजेशन होता है। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन, जब अधपचा भोजन छोटी आंत में जाता है तब वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। और इसी पचे भोजन से जब रक्त में इसके न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तब ये होता है एसिमिलेशन, कहने का मतलब न्यूट्रिएंट्स रक्त में मिलकर अलग अलग कोशिकाओं द्वारा उसके पोषक तत्व पहुँचाए जाते हैं। इसके बाद होता है इजेशन, जो अपचा भोजन होता है, अधपचा भोजन होता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तब हम देखते हैं मनुष्य के आहार नाल में कौन कौन से अंग इसमें सहायक होते हैं। तो सबसे पहले हम ये ऊपर देखते हैं हमारी मुख गुहा। सबसे पहले हम कोई चीज़ खाते हैं तो अपने मुंह से खाते हैं, मुख गुहा से खाते हैं। तो सबसे प्राथमिक हमारा दांत आता है, जबड़ा आता है। उसके बाद नीचे ये देखिए जो लंबी सी नली दिख रही है, इसको ग्रास नली या ओएसोफेगस ग्रसनी कहते हैं। इसके बाद ये जे आकार की संरचना है, इस जे आकार की संरचना को हम कहते हैं आमाशय। ठीक, उसके ऊपर ये संरचना दिख रही है ब्लू कलर की, ये क्या है, ये यकृत है। और ये जो ये छोटी सी ग्रीन कलर की संरचना दिख रही है ये है पित्ताशय। इसके नीचे ये पत्ती की तरह संरचना दिख रही है, ये है अंगनाशय। ये जो ये इस तरह से सर्कुलर ऐसे दिख रही है कुंडलिनी रूप में, ये है छोटी आंत। और इसके चारों तरफ ये जो आपको रेड कलर की मोटी सी संरचना दिख रही है, बड़ी आंत। तो हमने क्या जाना कि मनुष्य के आहार नाल में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। सबसे पहले हमारा दांत, फिर हमारा जबड़ा, फिर ग्रसनी, उसके बाद आमाशय, यकृत, अंगनाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, लास्ट में रेक्टम या मलाशय। तो इतने अंग हमने ये जाना अभी तक कि कितने प्रोसेस में हमने जाना। हम फिर से रिपीट करते हैं। पहले है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, उसके बाद इजेशन। ठीक है, इतने प्रोसेस में खाना का पाचन होता है। और हमारे जबड़ा, आमाशय, यकृत, अंगनाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये हमारे अंग हैं जो हमारे पाचन तंत्र में भाग लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हम खाना खाते हैं और किस तरह से उसका पाचन होता है। तो सबसे पहले हमने खाना खाया तो क्या करते हैं, हम अपनी दांतों द्वारा चबाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दांतों से काटते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दांतों में आ जाते हैं। तो हमारे दांतों की संरचना देखिए, एक वयस्क मनुष्य में 2, 1, 2, 3, मतलब 2 दांत होते हैं इंसीजर, एक दांत हो गया, 2 दांत होते हैं कैनाइन, एक दांत हो गया इंसीजर, 2 दांत हो गया प्रीमोलर और 3 दांत मोलर। अब क्योंकि वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं, लेकिन हमने 3, 2, 5, 6, 7, 8 केवल 8 ही दांत दिखाएं। क्यों? क्योंकि हमारी जो मुंह की संरचना होती है इसका ये हमने चौथाई भाग दिखाया है। जैसे ये हमारा मुंह है, इसका हमने ये चौथाई भाग दिखाया है। क्या देखो, इधर चौथाई, इधर चौथाई, ये चौथाई, ये चौथाई। इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 दांत हो जाएंगे। तो कैनाइन क्या करेगा, फाड़ने का काम करेगा, फिर काटने का काम करेगा। प्री मोलर क्या है, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम करेगा। और मोलर क्या करेगा, उसको पीसने का काम करेगा। तो कहते हैं
कि कभी कभी बहुत अच्छा खाना खाया बच्चे ने, लेकिन वो उसका स्वास्थ्य नहीं बन रहा है। रीज़न क्या है कि उस बच्चे ने कहीं ना कहीं खाना बहुत अच्छे से चबा के नहीं खाया। जब हम दांतों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाने को अच्छे से नहीं खाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, खाना अच्छे से नहीं पचता है। इसलिए हमारे पाचन में हमारे दांतों का बहुत बड़ा योगदान है। अब आ जाता है जबड़े पर। जबड़े में दांत होते हैं, जबड़ा। तो हमारा जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है। हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है फीमर, उससे भी ज़्यादा मजबूत हमारा जबड़ा होता है। नेचर ने उसको इतना मजबूत बनाया है। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमारे मुंह में लार निकलती। कभी कभी देखा होगा आपने, लोग कहते हैं कि ये खाना देखकर हमारे मुंह से लार आ गई। बहुत अच्छी बात है, लार आ गई। जब भी खाने में लार मिल जाती है तो वो खाना बहुत अच्छे से बहुत जल्दी पच जाता है। जब हम खाना मुंह से काटते हैं, अपने दांतों से चबाते हैं, उसके बाद हमारे खाने में लार मिल जाती है। लार में दो तरह के एंजाइम होते हैं, एक होता है माल्टेज, दूसरा होता है टाइलिन। ठीक है, माल्टेज में मंड शर्करा का पाचन होता है और टाइलिन से ग्लूकोज का पाचन होता है। यहाँ हमने देखिए टाइलिन को जो है, ये टाइलिन लिखा है, पी से लिखा है, इसमें पी साइलेंट है, तो इसको टाइलिन ऐसे ही लिखते हैं, पी साइलेंट रहता है, ये टाइलिन है। इसमें ग्लूकोज का और मंड शर्करा का पाचन हमारे मुंह से होता है। इसीलिए कहते हैं खाना खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट शर्करा का पाचन हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। क्योंकि हमारे मुंह में बहुत ज़्यादा समय तक खाना नहीं रहता है, इसलिए खाने का जो है पाचन थोड़ा बहुत हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। और मीठे चीज़ों का, कार्बन या ग्लूकोज का पाचन हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। इसलिए कहते हैं खाने के बाद मीठा जरूर खाना चाहिए। अगर ये लार ग्रंथि में जो एंजाइम निकलते हैं, ये क्या है, प्रोटीन है। तो जो व्यक्ति बार बार किसी भी वजह से थूकता है, आप समझिए वो अपने शरीर का उतना प्रोटीन, उतना एंजाइम का लॉस करता है। और किसी वजह से अगर आपके मुंह में लार नहीं बनती है, लार नहीं निकलती है, तो जो खाना, हमारा खाना पचने में 4 से 5 घंटे लगता है, तो जो खाना 4 से 5 घंटे लगता है, यकीन नहीं मानेंगे आप, वो खाना 1 साल तक हमारे शरीर में पड़ा रहेगा, लेकिन वो पचेगा नहीं अगर हमारे पाचन तंत्र के एंजाइम नहीं निकलेंगे। इसलिए इस एंजाइम का हमारे मुंह में लार ग्रंथियों का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमने यहाँ पर ये देखा जबड़ा, जबड़े में दांत, फिर उसके बाद फिर लार ग्रंथियों का क्या यूज है। फिर इसके बाद हम ये नीचे आ जाते हैं, निगल द्वार के नीचे से ग्रसनी से मलाशय तक का ये जो इतना पूरा होता है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। हमारी आहार नाल 32 से 33 फीट लंबी होती है। जी हाँ, हमारी आहार नाल 32 से 33 फीट लंबी होती है। यहाँ से देखेंगे निगल द्वार के बाद से ग्रास नली से, ग्रसनी से लेकर यहाँ आखिरी पॉइंट रक्टम तक की कितनी होती है, 32 से 33 फीट तक आहार नाल की लंबाई होती है। अब जब हमने खाना खाया, हमारा खाना यहाँ से होते हुए ग्रसनी से, ग्रास नली से होते हुए ऐसे कुंचन होता है, इस तरह से, मतलब इस तरह से ऐसे कुंचन होता हुआ खाना ऐसे बढ़ता है, फिर छोटा होता है, इस तरह कुंचन होते हुए ये हमारे आमाशय में पहुँचता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा आमाशय में आया। जब खाना हमारे आमाशय में आया तो आमाशय में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलते हैं। उस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है। तो अब हम पहले HCl पे आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या pH होता है, जब खाना हमारे आमाशय में पहुंचता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, उसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका जो है pH 1.2 से 2 pH तक होता है। तो 1.2 से 2 pH कितना कम pH, आप ये समझिए आपके घर की जो बैटरी है, खराब बैटरी जिसका pH 1. जब वो बैटरी खराब हो जाती है तब भी उसका pH 1.5 से लेकर 1.2 से लेकर 1.5 तक होता है। बस ये अंतर है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगर यही एसिड आपके पेट से
निकाल के आपके मुंह पे छिड़क दिया जाए तब आपका मुंह जल जाएगा। लेकिन हमारे, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पेट के मसल्स पर, ग्रंथियों पर इतने तेज एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे आमाशय से म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या करता है, हमारे आमाशय की मसल्स को, उसकी सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और पेप्सिन निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन हमारे आमाशय से स्टार्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, शर्करा का पाचन हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। अब इसके बाद इधर हम देखते हैं, ये पत्ती की तरह संरचना है, ठीक है। तो ये पत्ती की तरह जो संरचना हमें दिखाई देती है, ये क्या है, अंगनाशय। अंगनाशय जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, अग्नि प्रवाहित करता है। मतलब जो ये एसिडिक कंडीशन होती है आमाशय की, ये इसी की वजह से होती है। इसमें से एसिड निकलता है जिसके कारण ही हमारा आमाशय इतना एसिडिक होता है। अब अंगनाशय को कहा जाता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि का क्या तात्पर्य है, दो तरह की ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि वो ग्रंथियां जिसमें जो नलिका विहीन होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई ग्रंथि है, उसे नलिका है, ट्यूब की तरह संरचना है जो दूसरे हमारे ब्लड वेसल से या दूसरे ऑर्गन से उसको जोड़ती है। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में ऐसा नहीं होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है कि हार्मोन्स का श्रावण होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में किसका श्रावण होता है, हार्मोन का श्रावण होता है। वो हार्मोन श्रावित होकर सीधे हमारे ब्लड में मिल जाता है। और बहिःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है, बहिःस्रावी ग्रंथियों में एंजाइम का श्रावण होता है। वो नलिका युक्त होती है और जिसके द्वारा वो अलग अलग जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत होती है, जिस एंजाइम की उसको ज़रूरत, वो वहाँ ले जाती है। अब इसीलिए अंगनाशय, अगर कोई पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कौन सी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तो वो अंगनाशय। अगर वैसे पूछेगा कि हमारे आहार नाल में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो ऑर्गन कौन है, वो यकृत है। लेकिन मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अंगनाशय है। तो अंगनाशय में हमने क्या देखा, अंगनाशय में पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ये 3 एंजाइम निकलते हैं, ठीक है। तो लाइपेज क्या करता है, जो हम लोग बहुत ऑयली चीज़ खाते हैं तो उसमें फैट और लिपिड में तोड़ देता है। क्या करता है, ये ऑयली चीज़ों का, जो तेल वाली चीज़ें होता है उसका पाचन करता है। और रेनिन क्या होता है, ये हम जो दूध पीते हैं, दूध का पाचन रेनिन द्वारा होता है। और क्योंकि हमने मिश्रित ग्रंथि भी कही, इसलिए इसमें से हार्मोन क्या निकलेगा, जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, वो कहाँ से निकलता है, अंगनाशय से निकलता है। अब आप सब लोग जान रहे होंगे इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है। कहते हैं कि इनको डायबिटीज़ की बीमारी हो गई। डायबिटीज़ क्या कहते हैं, चीनी वाली बीमारी हो गई। क्या कैसे हुई, चीनी खाने से हुई। लेकिन डायबिटीज़ चीनी खाने से नहीं होती है, क्योंकि जैसे हमने खाना खाया, हमारा खाना पचने में 4 से 5 घंटे लगे, जिसमें 90% समय हमारे आमाशय में लगता है। कितना समय, 90% समय हमारे आमाशय में लगता है। लेकिन हमने खाना खाने के बाद अगर अपने शरीर को, अपने आहार नाल को उतना टाइम नहीं दिया कि वो हमारा खाना पचने में, हमने फिर कुछ खा लिया जल्दी से, आधे घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, कुछ देर बाद, तो ये क्या होगा कि हम अपने शरीर को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अच्छे पार्टी में गए, बहुत अच्छा खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बादाम खा लिया, तो उस समय हमारा शरीर, हमारी आहार नाल ये कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा एंजाइम निकाले, किस चीज़ का पाचन करे, हमारे रक्त में कौन से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। तो इस तरह के खाना खाने से सही नहीं है। खाना पैटर्न के अकॉर्डिंग खाना चाहिए कि इसको खाने पे ये एंजाइम जानना चाहिए, अपने शरीर के बारे में जानना चाहिए कि इस तरह से खाना चाहिए, इतने टाइम इंटरवल पे खाना चाहिए जिससे वो वहाँ से वो एंजाइम निकले, उसका न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो और उसका हमें फ़ायदा मिले। तो जो लोग इस तरह से जल्दी जल्दी खाते हैं, जब उनको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, डॉक्टर उनको क्या कहता है कि अब आपको जल्दी जल्दी खाना है, हर आधे घंटे पे। जो उन्होंने पहले किया वो अब उनकी बीमारी बन गई है, जल्दी जल्दी खाना। तो ऐसा नहीं करना है। खाना खाने के 3 से 4 घंटे तक शरीर को आराम देना है, ताकि आहार नाल हमारी उसका अच्छे से पाचन कर सके। इसके बाद आ जाते हैं हम यकृत पर।
यकृत क्या होता है? ये क्षारीय होता है। अभी आप सोच रहे होंगे हमारा पेट जो है जब इतना एसिड हो गया है हमारे पेट में तो इसीलिए एसिडिटी हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये यहाँ से जो है ये क्षार निकलता है। क्षार क्या मतलब है? पित्त निकलता है। एक हरे पीले रंग का पदार्थ निकलता है यकृत से जो कि क्षारीय होता है और जिसका पीएच 7.7 के लगभग होता है। ये पीएच जब हमारे आमाशय में आता है, ये पित्ताशय जब हमारे आमाशय में आता है तो जितनी अग्नि रहती है उसको शांत कर देता है और हमारा पेट उदासीन हो जाता है। ये कब होता है? जब हमारा खाना जितना पचना होता है आमाशय में पच जाता है तब। इसमें हमने देखिए हरे रंग की संरचना बनाई है यकृत से। यकृत जिसको कुछ लोग जिगरा भी कहते हैं, जिगर भी कहते हैं। यकृत से जो पित्त निकलता है हरे पीले रंग का, इसमें से स्रावित होता है और ये जाकर पित्ताशय में कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और ये क्या होता है, कभी कभी यकृत सबसे ऐसा ऑर्गन है जो बहुत जल्दी खराब होता है। कहते हैं इनको फैटी लीवर हो गया। बहुत ज़्यादा ऑयली खाने पे क्या होता है, यकृत के ऊपर फैट जम जाता है जो आपके आमाशय को दबाने लगता है, उस पर इफेक्ट करने लगता है। तो क्या हो जाता है? फैटी लीवर होता है। गंदा पानी पीने से क्या हो जाता है? फैटी लीवर हो जाता है। कहते हैं तांबे का पानी पीना चाहिए। क्या पीना चाहिए? तांबे का पानी। केवल तांबे का पानी ही पीना चाहिए। अगर तांबे में आपने दाल बना के खा ली, चावल बना के खा लिया, सब्जी भून के खा लिया तो वो आपके लिए जहर हो जाएगा। तांबे का केवल पानी ही फायदा करता है यकृत के लिए। अगर आपने तांबे में कुछ भी भून के खा लिया, कुछ भी बना के खा लिया तो वो आपके यकृत के लिए जहर हो जाएगा। गंदा पानी आपके यकृत के लिए जहर है। जो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसमें सब में क्या इफेक्ट हो जाता है? आपका लीवर इफेक्ट। हेपेटाइटिस सी में, हेपेटाइटिस बी में क्या हो जाता है? आपका लीवर इफेक्ट कर जाता है। तो जैसे ही लीवर इफेक्ट करेगा, केवल वही इफेक्ट नहीं होगा, वही खराब नहीं होगा, आपके दोनों साइड की किडनी भी खराब हो जाएगी, आपका पेट भी खराब रहने लगेगा। और कहते हैं कि जब सर्द गर्म हो जाता है तो उसमें भी कफ बनने लगता है तो वो भी उस पर भी लीवर अटैक करता है। आजकल के बच्चे जो इतनी अल्कोहल युक्त खांसी की दवा पी लिए हैं इसलिए उनका लीवर खराब होने लगा है। छोटे बच्चों को भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होने लगी है। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं उससे हमारे लीवर पे तुरंत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। और जो अपचायक भोजन होता है, ग्लूकोज होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे यकृत में जमा हो जाता है जो टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ने पर हमारे शरीर के द्वारा यूज़ होता है। जब हमको ठंडा गर्म हो जाता है, कोल्ड हो जाता है तो कफ बनता है। कफ क्या है? यूरिया है। जो हमारे शरीर में कफ बनता है वो यूरिया है। जब कफ बनने पर जो नाक निकलती है वो कहते हैं वो यूरिया है। वो पूरी यूरिया अगर हम अपने शरीर में रखते हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, अगर हम अपने शरीर से निकाल देते हैं तो भी हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते निकालने के अलावा, वही हमारा एक चारा है। कहा जाता है कि अगर खेत में ऐसे डाल दिया जाए अच्छे अमाउंट में तो वो यूरिया का काम करेगी। ये हंसने की बात नहीं है, लेकिन उसमें यूरिया का अमाउंट इतना ज़्यादा होता है। अब इसके बाद फिर हम आ गए आमाशय। यकृत हमने पढ़ा, पित्ताशय पढ़ा। इसके बाद फिर हम कहाँ आ जाएंगे? इसके बाद फिर हमने कहा कि ये जितना भोजन आमाशय में पचना था वो आप समझिए 75% भोजन हमारा आमाशय में पच गया। अब उसके बाद फिर छोटी, यहाँ पर जब ये आंत में जाएगा तब ये भोजन न्यूट्रल होगा, मतलब उदासीन कंडीशन में होगा। ऐसा नहीं है कि वो एसिड लेकर आंत में चला जाएगा, क्योंकि उसमें से इतना म्यूकस नहीं निकलता है कि छोटी आंत उसको प्रोटेक्ट कर सके। फिर ये छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत जो है कुंडलिनी रूप में हमारे शरीर में रहती है। इस तरह से क्यों कुंडलिनी रूप में रहती है और क्यों इसको छोटी आंत कहते हैं? पहली बात जान लें कि छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर तक लंबी होती है। अब आप ये कहेंगे जो ऑर्गन हमारे शरीर का 6.5 मीटर लंबा है, क्यों हम कह रहे हैं कि वो छोटी आंत? क्यों? क्योंकि वो बहुत पतली होती है, इसलिए उसको छोटी आंत कहते हैं। अब वो इस तरह से कुंडलिनी रूप में हमारे शरीर में रहती है, उसमें विली रहते हैं, इस तरह की संरचनाएं रहती है रोमयुक्त, जो हमारे शरीर में जब जाता है, हमारे शरीर के जो मतलब जितना पचा हुआ भोजन है जब वो छोटी आंत में जाता है तो मैंने देखिए यहाँ इंजेक्शन लिखा है। इंजेक्शन में आपने ये जाना कि क्या किया, खाना मुंह में रखा, काटा, चबाया, अंदर किया। ठीक। उसके बाद है डाइजेशन। हमारा ये खाना, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर है आमाशय में गया।
वहाँ क्या हुआ, क्या पढ़ा हमने, गैस्ट्रिक जूस निकला, HCl निकला, पेप्सिन निकला, ठीक है, और इससे अग्नाशय से रेनिन निकला, अलग अलग दूध का पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ, शर्करा का पाचन तो यहीं से स्टार्ट हो गया था, अलग अलग चीज़ों का पाचन हुआ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो मैंने यहाँ कहा था HCl जिसका pH 1.2 से और लगभग 2 तक रहता है, ये कभी कभी अगर गलती से हमने कुछ ऐसा खा लिया जिसमें कोई बैक्टीरिया है जो हमें नहीं खाना चाहिए, कोई जीवाणु, तो वो उसके जाकर उसको मार देता है। अब इतने एसिड में नेचुरली वो जिंदा तो रहेगा नहीं, तो वो जैसे ही हमारे आमाशय में पहुंचता है वैसे वो खत्म हो जाता है। अब हम क्या पढ़ रहे थे कि ये हमने आमाशय पढ़ा, उसके बाद यहाँ क्या हुआ, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन की पोषण, अवशोषण की पोषण कहाँ होती है, अवशोषण की क्रिया होती है छोटी आंत में। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि छोटी आंत कितनी लंबी होती है, 6.5 मीटर तक लंबी होती है। अब छोटी आंत में हमारा भोजन पहुंच गया, तो जो पचा हुआ लुगदी बना हुआ भोजन है उसमें पहुंचा, तब वो क्या हुआ, उसकी जो विली होती है, ऐसे रोम वाली संरचनाएं होती हैं जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो उसके अच्छे तत्व होते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। वो छोटी आंत जितना उनको एब्जॉर्ब करना होता है, जितने अच्छे तत्व होते हैं जिसको हमारे शरीर की जरूरत होती है, अच्छे तत्व उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि एसिमिलेशन। अब एब्जॉर्ब ऐसा तो है नहीं कि हमारे पेट को, आंत को, या जिन अंगों की हम बात कर रहे हैं केवल उन्हीं को उसकी ज़रूरत है, तो वो क्या होता है, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिलाती हैं, और वो ब्लड जिसमें न्यूट्रिएंट्स रहता है हमारे कोशिकाओं में, अलग अलग अंगों में जाकर हमको ताकत देता है, एनर्जी देता है, ताकि हम इतना बोल सकते हैं, आप इतना पढ़ सकते हैं, और हम इतनी बात कर सकते हैं, अपना सारा काम कर सकते हैं, अपना पूरा जनजीवन सामान्य रख सकते हैं। अब इसके बाद एसिमिलेशन हमने आपको पढ़ाया। यहाँ ये देखिए, जहाँ पर ये ब्लू कलर की संरचना आपको दिख रही है, ये छोटी आंत और बड़ी आंत। जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है वहाँ पर इस संरचना को कहते हैं कृमि रूप परिशेषिका, या अपेंडिक्स कह सकते हैं आप। तो अपेंडिक्स वैसे तो 8 इंच तक लंबी होती है, लेकिन किसी भी वजह से अगर ये उससे लंबी 28 इंच तक इतनी लंबी हो जाती है, तो उसका फिर वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, फिर उसका ऑपरेशन करके उसको काट के निकाल दे। जैसे आप लोगों ने अवशेषी अंग पढ़ा होगा, तो ये कृमि रूप परिशेषिका क्या है, हमने अवशेषी अंग में क्या पढ़ा था कि हमारे आँख की जो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है श्रेष्ठमी का, ये क्या है, ये अवशेषी अंग है, ठीक है। और ये जो कृमि रूप परिशेषिका है, ये भी क्या है, ये भी ये अवशेषी अंग का ही रूप है। जब तक ये इतनी 8 इंच तक रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी भी वजह से इसकी लंबाई बढ़ने लगती है तो वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, फिर उसको काट के ऑपरेशन द्वारा निकालना पड़ता है। इतना हो गया। छोटी आंत में क्या हुआ, भोजन के न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब भोजन आया बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जो ये अपचा भोजन या अधपचा भोजन आया, ये अधपचे, आप ये जान लें कि बड़ी आंत में एक बैक्टीरिया होता है जिसको ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं। कौन सा बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, जो अधपचे भोजन को क्या करता है, अधपचे भोजन को मल में कन्वर्ट कर देता है, और उसमें से जो पानी रहता है वो, ये जो दीवारें ऐसे विली रूप में ऐसे दिख रही हैं, इस तरह से ऐसे जो धसी हुई दीवारें दिख रही है ना, ये धसी हुई दीवारें क्या करती हैं, उसके पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और वो सॉलिड रूप में आ जाता है। सॉलिड रूप में आने के बाद ऐसा नहीं है कि ऐसा जो है निकल जाता है, स्टोर होता है, और टाइम टू टाइम वो मलाशय द्वारा रेक्टम द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा मनुष्य की आहार नाल में, क्या पढ़ा, पहले की लाल ग्रंथि, ग्रसनी, निगल द्वार, ये इस तरह इसमें अंतर्ग्रहण में आया, फिर ये हमने क्या किया, पाचन किया, फिर अभिलषण हुआ, फिर एसिमिलेशन हुआ, और फिर बाहर निकाल दिया गया। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो आप रिमाइंड करके फिर से देख सकते हैं। धन्यवाद।